25 दिसंबर का यह दिन 100 साल पूर्व इस देश में एक मां ने एक सपूत को जन्म दिया जिनका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये पिछला वर्ष हमने उनका शताब्दी का वर्ष मनाया। आज उनका 101वां जन्मदिन है। इस अवसर में हमने उनकी सब वो बातें याद की जिन बातों ने इस देश में सुशासन की नींव रखी। शासन करना एक बात है, जनता का किस प्रकार का हाल है, बदहाली है, इस ओर कोई ध्यान नहीं करता। जनता की सेवा करना, कर्तव्य भावना से करना और एक अच्छी कार्य पद्धति से अगर काम किया जाए उसको कहेंगे सुशासन। मुझे याद है कि 2014 में जब हरियाणा की जनता ने मुझे एक अवसर दिया, 5 साल के शासनकाल का जो पहला 2014 का 25 दिसंबर सुशासन दिवस आया, तो हरियाणा तो बहुत बड़ा प्रदेश है दिल्ली के मुकाबले में, 300 किलोमीटर लंबा चौड़ा। प्रदेश भर से सब लोग दुखी पीड़ित अपना एक छोटा सा कागज लेकर के चंडीगढ़ जो एक कोने में है दिल्ली के यानी हरियाणा के, वहां पहुंचते थे, समय खराब करते थे, पैसा जाया करते थे और बहुत तरह की पीड़ाएं सहते थे। एक कागज जाकर के किसी मंत्री को, एमएलए को, मुख्यमंत्री को पकड़ाते थे और कई बार तो 2-3 दिन बैठे रहना पड़ता था मिलने के लिए। भीड़ लगी रहती थी। जो सेक्रेटरिएट का 4th फ्लोर जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, कभी कभी तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। मुझे लगा कि इतनी परेशानी जनता को तो क्यों है, आखिर सुशासन के नाम से कुछ किया जा सकता है क्या? तो 25 दिसंबर 2014 को हमने सीएम विंडो नाम की घोषणा की कि हर जिला केंद्र पर और सब डिवीजन केंद्र पर सीएम नाम से एक विंडो होगी। आप अपना कागज वहां अगर दे देंगे तो टेक्निकल तरीके से वो कागज अगले क्षण चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। आपको किसी को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं होगी। गरीब जनता वो अपने काम काज से अपने परिवार को पालना है, अपना जो अपने 2 समय की उसकी आवश्यकता है वो उसको पूरी करनी है। अगर वो चंडीगढ़ के चक्कर छोटे मोटे कामों को लेकर के करता रहेगा तो उसका बहुत बड़ा एक उसके ऊपर बोझ पड़ता है। आपको सुनकर हानि होगी कि पिछले 10 साल में 13 लाख लोगों ने सीएम विंडो में अपनी एप्लीकेशन डाली और 11.5 लाख लोगों का काम घर बैठे हो गया। वरना ये 11.5 लाख लोग हर साल 1.25 लाख 1.5 लाख लोग एक दिन में 3,000 3,500 लोग अगर वहां चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंचते तो उस कार्यालय का क्या हाल होता वो हमने देखा था। और एक नई बात, विपक्ष के लोगों ने 2 साल के बाद 2016 में एक विषय छेड़ दिया कि मुख्यमंत्री है, ये एकदम अलोकप्रिय है, इनके पास तो इनके घर पर तो कभी हमने भीड़ देखी ही नहीं। वो ऐसा बोलते थे और हमको सुनकर के आनंद आता था कि जो हमारी इच्छा थी किसी को हमारे आने की जरूरत न पड़े, उसमें हम साकार सफल हो रहे हैं, हमको आनंद आता था। आखिर तो काम किसी का घर बैठे हो जाए या उसको 10 चक्कर काटने पड़े, अच्छा ये ना कि घर बैठे हो जाए। हमने हरियाणा में जो ओल्ड एज पेंशन 60 साल का आदमी हुआ नहीं, उसके घर में एक आदमी चला जाता है, एक फॉर्म पर साइन करा के ले आता है, 1 महीने के बाद उसके घर बैठे उसको पेंशन पहुंच जाती है, उसको किसी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ता। राशन कार्ड बनते नहीं थे, एक डाटा इकट्ठा किया जिनके राशन कार्ड नहीं है और जो उसके पात्र हैं, एक ही महीने में 8 लाख नए राशन कार्ड घर बैठे जारी कर दिए। आपको आने की जरूरत नहीं है। यह है सुशासन। तो सुशासन के नाते आज चाहे हमारी दिल्ली सरकार हो, बहन रेखा गुप्ता और इनका मंत्रिमंडल, या देश में कहीं भी सरकारें हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार, उन्होंने भी कहा कि जितने ये फालतू फार्म भरे जाते हैं, जितनी तरह की कंप्लायंसेस होती हैं, जितने नए नए रेगुलेशन बने हुए हैं, इनको सरल करो। एक समय होता था हमको अपना फार्म अटेस्ट कराना होता था तो कहां जाते थे? एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, या जो भी दिल्ली में अधिकारी होते थे उनके पास अटेस्ट कराते थे, तब वो जाके दफ्तर में जमा होना होता था। मोदी ने कहा कि नहीं, आज से कोई किसी के पास अटेस्ट कराने नहीं जाएगा, अपना उस प्रमाण पत्र का फोटो स्टैट निकालो और स्वयं
अपने हस्ताक्षर करके दे दो, वो अटेस्टेड माना जाएगा। ये है सुशासन। सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन, सेवा के भाव का शासन। जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको बिना तकलीफ दिए हुए उसकी जरूरत को पूरा करना, सुशासन का ये अर्थ है। गरीब आदमी की चिंता करना, ये आदरणीय अटल जी ने जैसा बताया गया अभी मंच से, वो कहते थे कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, और आज उसी एक पंक्ति को सार्थक बनाते हुए दिल्ली में यूसुफ ने आज जो 100 वर्ष पूरे होने पर 100 अटल कैंटीन का जो आज का शुभारंभ किया गया है, मैं इसके लिए दिल्ली सरकार को, यूसुफ को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। कैंटीन पर जब भोजन करने के लिए गए, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, आशीष जी, बाकी सब लोग भी वहीं थे, तो हमने 5 रुपए की पर्ची कटाई। तो एक सज्जन कहने लगे साथ खड़े हुए कि आप भी 5 रुपए की पर्ची कटा रहे हैं। तो मैंने वो जो कर्मचारी थे उनको कहा कि भोजन पर 30 रुपए लगते हैं, हमारी पर्ची तो 30 रुपए की काटो। क्या लगे नहीं, आपकी पर्ची तो 5 ही रुपए की, क्योंकि इससे ज्यादा काटने की व्यवस्था नहीं है। 25 रुपए में हम ये वसूली मान लेंगे कि हमारा भोजन कैसा बना है, इसको अगर सर्टिफाइड कर देंगे भोजन अच्छा बना है, तो आपके सर्टिफिकेट को भी आपकी 25 रुपए की कीमत मान लेंगे। कहने का भाव यह है कि यहाँ के भोजन की व्यवस्था अच्छी है। हमने स्वयं भोजन वहीं किया, पत्रकारों ने पूछा, और एक से जो आइटम बनी थी, चाहे दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी है, अचार है, और मैं तो ये भी कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आज हो सकता है कि उद्घाटन के समय आपने सोचा हो बड़े बड़े मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगी, अच्छा भोजन बनाया जाए। मैं ये निवेदन करूंगा कि आपको इसी स्तर को, बल्कि इससे भी बढ़िया हो सकता है, उसको बनाए रखना। और हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मंत्री, इवन चाहे मुख्यमंत्री और मैं स्वयं भी, जब इच्छा करेगी तभी किसी न किसी कैंटीन पर पहुंच जाएंगे, बिना बताए पहुंच जाएंगे। मित्रों, टेस्ट होगा तो अचानक होगा। और दिल्ली की व्यवस्थाएं एक से एक बढ़कर के आगे बढ़ रही है। दिल्ली शहर की बहुत कठिनाइयां, पिछले 20 साल किसी ने दिल्ली को संभाला नहीं। दिल्ली रो रही थी, चिल्ला रही थी व्यवस्थाओं के नाते, चाहे यातायात की व्यवस्थाएं हों, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए थे, गरीबों का कोई ध्यान रखना नहीं, झुग्गी झोपड़ी वाले उनकी योजनाएं बना बना के कागजों में डाल रखी थी। लेकिन अब संयोग से दिल्ली सरकार, भारत सरकार अपनी, दिल्ली सरकार अपनी, और जैसे अब आवासीय जितने भी मामले हैं शहरी विकास के, वो सब आपके भाई मनोहर लाल के पास है। हमने 18 प्रकार की समस्याएं चिन्हित की हैं कि दिल्ली की क्या क्या समस्याएं हैं, और हर महीने, जैसा बताया बहन रेखा गुप्ता जी ने, हर महीने हम बैठते हैं, साथ में होम मिनिस्टर साहब भी बैठते हैं कि दिल्ली की एक एक चीज को कैसे ठीक किया जाए। 2 चीजें अभी हमने की हैं। एक तो मेट्रो, इसका विस्तार जितना कर सकते हैं करें। 400 किलोमीटर से लंबी आज मेट्रो की लाइनें वो दिल्ली में काम कर रही हैं। जो अन्य काम पाइपलाइन में है, निर्माणाधीन है, वो अलग है। और इतनी बड़ी पाइप, ये जो मेट्रो की लेंथ लंबाई, शिकागो के शहर में, अमेरिका का शिकागो शहर जो अभी तक सबसे ज्यादा लंबाई का शहर माना जाता है मेट्रो के नाते से, आज हम शिकागो को पार करने जा रहे हैं। जहां तक भारतवर्ष में मेट्रो का जाल है, 1100 किलोमीटर का इस समय संचालन हो रहा है। 800 किलोमीटर अभी पाइपलाइन में है। सिर्फ 400 किलोमीटर उसमें और अगर पार कर जाएंगे, 1500 किलोमीटर होते ही हम अमेरिका की टोटल मेट्रो से उससे आगे बढ़ जाएंगे। ये विषय भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। मित्रों, इस देश में सबके लिए बहुत काम हो रहे हैं। गरीबों के लिए तो होंगे ही, जो पात्र हैं, जो थोड़ा पीड़ित है, जो जरूरतमंद है, पहला दायित्व अंत्योदय के नाते उनकी प्रति सेवा करने का हमारा है। साथ में मध्यम वर्गीय परिवार, उच्च वर्गीय परिवार की भी आवश्यकता है, वो भी हमको पूरी करनी है। अभी एक सज्जन मिले, कहने लगे मेट्रो में सब लोग, सामान्य लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, लेकिन जो अच्छे धनी लोग हैं वो मेट्रो में चढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं चढ़ते हैं? उनके स्तर से वो कहते हैं हमको बैठने की जगह नहीं मिलती, हम पैसा तो खर्च कर सकते हैं लेकिन अपनी सुविधाएं चाहिए। हमने उसी दिन सोचा
कि ऐसे आदमियों के लिए भी हम वाहनों की व्यवस्था करेंगे कि मेट्रो स्टेशन से उतरकर उनके घर तक उनको एक लग्जरी टैक्सी पहुंचाएगी, पैसे उनसे लेंगे। उनको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़क का ट्रैफिक तो घटेगा। और फिर मेट्रो में भी एक कोच 6-8 कोच होते हैं, 6 होते हैं 8 होते हैं, कई जगह 8 हो गए, कई जगह 6 भी हैं। तो 8 में से एक कोच हम क्यों नहीं लग्जरी कोच देंगे, भैया बैठो और अच्छा पैसा दो ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। गरीब का किराया अगर 50 रुपया है तो उस अमीर का किराया 500 रुपया भी लिया जा सकता है, कहीं उतना ही नहीं आएगा। उनको सीट अच्छी दे देंगे। अभी हमारी मेट्रो जो एयरपोर्ट को चलती है वो बाकी मेट्रो से अच्छी है, किराया उसका अच्छा है, लेकिन जितने भी एयरपोर्ट पर जाने वाली सवारियां हैं खचाखच भर के उसमें चलती है। तो मैं विषय बता रहा हूं कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी का जैसे बताया पुनर्निर्माण। अब झुग्गी झोपड़ी ऐसा विषय है आप लोगों को बहुत पता है, क्योंकि इस इलाके में झुग्गी झोपड़ी बहुत है। मुझे बताया कि 10,000 लोग इस आसपास में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इनका कैसे दोबारा से व्यवस्थित किया जाए, इनको अच्छे मकान दिए जाए, इनको भी रहने का पूरा अधिकार है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। फिर दिल्ली का पानी की व्यवस्था, दिल्ली की सीवरेज की व्यवस्था, दिल्ली में ड्रेनेज की व्यवस्था, ये सारे काम भी आज दिल्ली सरकार और भारत सरकार मिलकर के और यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं मिलकर के सब आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, सब विषय जब ध्यान किए गए तो दिल्ली के लिए कुल दिल्ली सरकार, भारत सरकार और यहाँ के स्थानीय निकाय मिलाकर के 72,000 करोड़ रुपए का खर्च ये अगले आने वाले वर्षों में दिल्ली में होगा। 72,000 करोड़ रुपया। शायद 72,000 करोड़ में कितनी बिंदियां होती हैं ये भी हिसाब आप लगा नहीं पाओगे। कोई लगा सकता हो तो हाथ खड़ा करो कि 72,000 करोड़ इसमें कितने सिफर होते हैं। जिसको गिन लिया हो हाथ खड़ा कर दो, बताओ। ये लाल जैकेट 10 बिंदियां होती हैं, 72 के बाद 10 बिंदियां लगाओगे तब 72,000 करोड़ बनेगा। तो मित्रों, एक बहुत बड़ी राशि दिल्ली के विकास के लिए भारत सरकार ने विचार की है, जिसका हम आगे उपयोग करेंगे। अब मैं आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस की बात तो हम कर ही रहे हैं, 2 और विशेष बातें भी उनका जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगा, आज के दिन के साथ जुड़ी हैं। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी देश की आजादी के ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं कि उनकी सूझबूझ से हमें आजादी प्राप्त करने में बहुत अच्छा सहयोग मिला, सहायता मिली। और खास करके मदन मोहन मालवीय के बारे में कहा जाता है, बाकी काम कोई हो ना हो, लेकिन लोगों से, जनता से उस आजादी के किसी भी काम के लिए पैसा लेना होता है तो बहुत आसानी से और बहुत चतुराई से लेके आ जाते थे। एक घटना बताऊंगा तब आगे बढ़ूंगा। हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इसका नाम सुना होगा। BHU का निर्माण 1930 में शुरू हुआ था, आज से 95 साल पहले। उस समय पैसे की जो आवश्यकता थी वो लोगों से ही लेके बनाया जाता था, अंग्रेज सरकार थी वो तो देने वाली नहीं थी। तो पैसा इकट्ठे करते करते एक बार वो हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गए। उनका कि ऐसे ऐसे वाराणसी में एक विश्वविद्यालय बन रहा है, आप हमको अपने तिजोरी में से, साधनों में से कुछ पैसा दो। अब हैदराबाद निजाम मुस्लिम था, तो उन्होंने कहा देखिए वो तो हिंदुओं का विश्वविद्यालय बन रहा है, मैं मुसलमान होकर के उस विश्वविद्यालय को पैसा क्यों दूं? उनका नहीं, आप तो यहाँ के शासक हैं और शासक का कोई धर्म नहीं होता, शासक को सबकी सहायता करनी चाहिए, आप उनको कुछ साधन दो। उन्होंने मना कर दिया। मदन मालवीय बाहर निकलते समय गेट पर जो गेट कीपर खड़ा था, वहां जो द्वारपाल था उसको कहा, चाहिए बताओ कि हैदराबाद के निजाम अपने हैं, इनकी कोई टूटी फूटी पुरानी व्यक्तिगत उपयोग की कोई चीज पड़ी है यहाँ जो किसी काम नहीं आने वाली? कर लगे और तो कुछ नहीं है, सामने एक चप्पल का जोड़ा पड़ा है, ये टूट गया, उन्होंने फेंक दिया, साइड में पड़ा है, कोई इसको उठाएगा नहीं, ये पड़ा है, कैसे इसको मैं ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। वो चप्पल की जोड़ी हैदराबाद निजाम की उठा करके मदन मोहन मालवीय लिया, ला करके और हैदराबाद में आकर मनादी करा दी कि आज शाम को निजाम हैदराबाद की चप्पलों की नीलामी होगी, जो आके लेना चाहे ले लो। अब जब
हैदराबाद निजाम को पता लगा, उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया कि मेरी चप्पलें नीलाम हो रही हैं। भेजा अपने दूत को कि क्या बात है, देखो पता करो। उनका कोई एक मदन मोहन मालवीय है और वो आपकी चप्पलों की जोड़ी यहाँ से ले गए तो नीलामी करा रहे, उनको पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए किसके लिए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। तब उनको समझ में आया कि मुझे पैसा दे देना चाहिए था, कि जल्दी बुलाओ। जल्दी बुलाया और उनको जितना पैसे उन्होंने मांग की उतना पैसा दे दिया, अब चप्पलें वापस ले ली। तो मदन मोहन मालवीय को MMM मदन मोहन मालवीय, लोग कहते हैं ये MM मदन मोहन मालवीय नहीं है, ये MMM मनी मेकिंग मशीन है। तो ऐसे देश के अंदर, इतिहास के अंदर बहुत से लोगों की है जिनकी चर्चा होती है। और एक अवसर आज के दिन हम याद करना बहुत जरूरी रहेगा। आज 25 दिसंबर है और कल 26 दिसंबर। 26 दिसंबर देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया, क्या? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस का है ना, वीर बाल दिवस माने गुरु पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के चारों नन्हे बालक, जिसमें 2 सरहिंद की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए और 2 छोटे बालकों को मुगल शासकों ने जिंदा दीवार में चुन लिया। ये शहादतें में भी कोई कम शहादतें नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो अथवा गुरु पुत्रों की शहादत हो, इस देश की जनता को जागृत करने के लिए, इस देश के लोगों में धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, देशभक्ति के नाते से एक विचार पैदा करने का उस समय मुहिम शुरू हुआ। देश की जो हमारी गुलामी, देश का जो हमारा जो गुलामी का, वैसे तो 1206 से गुलामी शुरू हो गई थी, लेकिन 3 दशक 3 शतक ये हमारे मुगलों के हम गुलाम रहे, 2 शतक अंग्रेजों के गुलाम रहे, 5 शतकों की गुलामी हमारे इन्हीं वीर पुरुषों के शहादतों के कारण से, उनके विचारों कामों के कारण से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो भाइयों बहनों, उनके कारण से ले रहे हैं। लंबा इतिहास है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम देश में गुलामी के सब चिन्हों को दूर करेंगे जो इन 500-600 सालों के गुलामी के चिन्ह हैं। ये देश स्वाभिमानियों का देश है। ये देश के अंदर ऐसे विचारवान लोगों का देश है कि अपना देश हमेशा प्राचीन काल से अब तक जिस प्रकार से हमारा विचार दुनिया में हमने फैलाया, उसी प्रकार के विचार से दुनिया हमको जाने। हमारे देश के लोगों की अपनी एक जिसको कहना चाहिए मूलभूत विशेषताएं हमें गीता के संदेश की धरती है। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था युद्ध के मैदान में। अन्याय को सहन नहीं करना है, अन्याय को खत्म करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध लड़ेंगे। इस प्रकार के विचारों के हम लोग हैं। आज कुल मिलाकर के हम अटल जी के इन विचारों को लेकर के, अटल जी कभी भी अपने सारे काल में कभी निराश नहीं हुए। अपने कर्म को आगे करना और हमेशा उनका के लगातार चलते रहना चाहिए। एक 4 पंक्तियां अटल जी की पढ़ करके मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुल मिलाकर के कवि की अपनी पंक्तियां होती हैं, तो उन्होंने लिखा है कदम मिलाकर चलना होगा। सबको आह्वान किया कि सब मिल करके चलोगे तो बड़े से बड़ा काम भी हम कर देंगे। बाधाएं आती हैं आए, कितनी बाधाएं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। कितने बादल ऊपर आ जाए, काली घटाएं आ जाए, पांवों के नीचे अंगारे, यानी आग के ऊपर भी चलना पड़े। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर आग पड़ रही हो, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत